आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप देते रहे धमकी, जयशंकर ने अमेरिका में दिखाया दम, ब्रिक्स की कर दी धमाकेदार मीटिंग। भारत अपने हित जरूर देखे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने टैरिफ और रूसी तेल पर क्या कहा। ड्रोन के जरिए रैकी और चोरी की अफवाह पर यूपी सरकार अब ये बोली। रूसी सेना में भर्ती 27 भारतीय लोगों की रिहाई की कोशिश जारी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। शहबाज शरीफ के यूएन में दिए भाषण पर भारत ने दिया यह जवाब। इजरायली पीएम नेतन्याहू के भाषण पर हमास ने जारी किया बयान। यूनुस की गलत बयानी, भारत के साथ खराब होते रिश्तों का पूरा दोष मड़ा नई दिल्ली पर। सऊदी पाक करार ने भारत के लिए खड़ी की चुनौतियां। वाहनों के इंजन में फिर होगा बदलाव, नए मानक लागू करने की तैयारी। और शुक्रवार को खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच सुपर 4 का आखिरी मैच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों के ग्रुप से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। इसके खिलाफ कुछ दिनों पहले ट्रंप बयान भी दे रहे थे। वहीं ब्रिक्स के करीब जाने वाले देशों को उन्होंने टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन अब भारत ने अमेरिका की जमीन पर ही ब्रिक्स की मीटिंग कर दी है। न्यूयॉर्क में शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने दुनिया को एक सख्त और साफ संदेश दिया कि ब्रिक्स को आज की अशांत दुनिया में शांति, बातचीत और कूटनीति की आवाज बनना होगा। डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार को 10 बजे के बाद उनका भाषण हो सकता है, लेकिन यूएनजीए में बोलने से पहले उन्होंने कई मीटिंग की है। भारत और अमेरिका लगातार आपसी मतभेदों को खत्म कर क्या जल्द ही एक ट्रेड डील पर सहमत हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में चल रहे उतार चढ़ाव के पीछे क्या अमेरिका का मकसद भारत के रक्षा बाजार पर कब्जा करना है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोट से जब संवाददाताओं ने बात की तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े कई सवाल किए गए, जिसका सीधा संबंध भारत से है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इससे यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को मदद मिल रही है। ट्रंप का आरोप है कि रूस इस पैसे का इस्तेमाल इस जंग में कर रहा है। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीद रहा है और दुनिया के कई अन्य देश भी ऐसा कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रूस से तेल की यह खरीदारी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आने के बाद यूपी सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। यूपी सरकार के सीएम कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ी जानकारी दी है। सीएम कार्यालय का कहना है कि सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती और प्रयागराज आदि जनपदों में ड्रोन के जरिए रैकी और चोरी की अफवाह फैल रही है। कार्यालय के मुताबिक सीएम ने कहा अफवाह फैलाने वालों की गिरफ्तारी हो और पुलिस लगातार गश्त करे। भारत ने रूस से करीब 27 और भारतीय नागरिकों को रूसी सेना की सेवा से मुक्त करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हाल ही के दिनों में हमें पता चला है कि कुछ और भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना ज्वाइन कर ली है। यह बात हमें उनके परिवारों के जरिए पता चली। उनका कहना है कि इस मामले को रूसी सरकार के साथ उठाया गया है ताकि जल्द से जल्द हमारे नागरिकों को वहां से रिहा कराया जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी जानकारी के अनुसार करीब 27 भारतीय नागरिक वर्तमान में रूसी सेना में भर्ती हुए हैं। उन्हें हम वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण का भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा है कि यही पाकिस्तान था जिसने ओसामा बिन लादेन को एक दशक तक छिपाए रखा। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय अस्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा कि इस सभा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुका नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन किया है जो उनकी विदेश नीति का
मूल हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नाटक और झूठ का कोई भी असर सच्चाई को छिपा नहीं सकता। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि यह वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों पर हुए बर्बर नरसंहार के लिए रेजिस्टेंस फ्रंट यानी चरमपंथी संगठन को जवाबदेही से बचाया। हमास का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण गुमराह करने वाला था। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। जैसे कि नेतन्याहू मंच पर पहुंचे, कई देशों के प्रतिनिधि विरोध में हॉल से बाहर निकलने लगे। नेतन्याहू के भाषण के बाद हमास ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इस बयान में कहा कि नेतन्याहू का एक गुमराह करने वाला भाषण दिया जिसमें झूठ की एक लंबी लिस्ट शामिल थी। बयान में कहा गया कि झूठ सच्चाई को नहीं बदल सकता और दुनिया अब इस बात को ज्यादा जानती है। इजरायल गाजा में क्या कर रहा है? हमास ने कहा, हम दुनिया भर से अपील करते हैं कि वह गाजा में हत्या और तबाही को रोके। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ रिश्ते खराब होने का ठिकरा पूरी तरह नई दिल्ली पर फोड़ दिया है। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के लिए उन्होंने जो कारण गिनाया है वह पूरी तरह भ्रामक और सच से मुंह मोड़ने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस को यह रास नहीं आ रहा है कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व सीएम शेख हसीना को शरण दी है। उनके मुताबिक भारत को बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन पसंद नहीं आया और भारतीय मीडिया की तरफ से दुष्प्रचार किया गया। यूनुस ने ये बातें न्यूयॉर्क में कही, जहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। सऊदी पाकिस्तान समझौते के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कतर पर किया गया इजराइल का हमला। कतर अमेरिका का पुराना सहयोगी है। यहाँ साल 2000 से अमेरिकी सैन्य अड्डा है। कतर की राजधानी दोहा के पास मौजूद अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। यहाँ करीब 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। कतर को लगता है कि इस वजह से वह इजराइल समेत किसी भी देश के हमले से महफूज है। मगर जब दोहा में हमास के नेताओं को मारने के लिए इजराइल ने हमला बोला तो उसका यह भरोसा टूट गया। सऊदी अरब को भी लगा कि वह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजराइल की मिसाइलें सऊदी के एयर स्पेस को पार करके ही दोहा पहुंच सकती है। अभी तक ये सारे देश विश्व कूटनीति में अमेरिका के साथ ही माने जाते रहे हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने यात्री वाहनों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 3 मानक प्रस्तावित किए हैं, जो वाहन कंपनियों को साझा प्रयास करने, छोटी कारों को छूट देने और फ्लैक्स ईंधन, हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक मॉडलों को भी शामिल करने की सुविधा देती है। बीई का कहना है कि वाहनों की ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए नए मानक 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू होंगे। देश में फिलहाल कैफे 2 मानक लागू हैं, जिन्हें कैफे 3 से बदला जाएगा। प्रस्तावित कैफे 3 नियमों के तहत साल भर में औसत ईंधन खपत के मानक को पूरा करने के लिए अधिकतम 3 वाहन विनिर्माता आपस में मिल सकते हैं और पुल भी बना सकते हैं। इस स्थिति में पुल को एक ही वाहन विनिर्माता माना जाएगा। हालांकि एक वाहन विनिर्माता केवल एक पुल में ही शामिल हो सकता है। पुल के पुल प्रबंधक के रूप में निर्मित विनिर्माता पुल के संपर्क बिंदु के रूप में काम करेगा। वहीं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच सुपर 4 का आखिरी मैच खेला गया। दुबई के मैदान पर खेला गया यह मैच टाई रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और तिलक शर्मा की पारियों की बदौलत 20 ओवर में 202 रन बनाए। 203 रन चेज करने उतरी लंकाई टीम भी तय ओवर में 202 रन ही बना सकी। ऐसे में मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा।